गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन यानी कि विनिवेशन। विनिवेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई उपनिवेशवादी राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त करके एक नवीन राष्ट्र बनता है। कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक बपौती और तृतीय विश्व, ये कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इस लेक्चर के दौरान ये सारे टर्म्स आएंगे, और अगर आपने इन पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दोबारा पोस्ट कर दूँगी, आप उनको जाके देख लें कि आपको सारे कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाए। देखिए, उपनिवेशवाद, तृतीय विश्व के कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उनको पहले नहीं समझेंगे तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप देख चुके हैं तो ये सीक्वेंस में वीडियो हैं, इसको आप देखिए और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे डीकॉलोनाइजेशन की। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फ्रांस और इंग्लैंड, इन दो देशों ने अपने उपनिवेश दुनिया के कोने कोने में फैलाए और अपना साम्राज्य स्थापित करा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और उस दौरान कई सारे मुल्कों ने विद्रोह शुरू कर दिया था, और उनका विद्रोह चरम पे था कि वो इन उपनिवेशवादी सरकारों से छुटकारा चाहते थे, अपना स्वयं का मुक्त राष्ट्र चाहते थे। तो जब ये राष्ट्र आज़ाद हुए तो इसी प्रक्रिया को डीकॉलोनाइजेशन कहते हैं। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। तो विनिवेशन या डीकॉलोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें पहले कोई उपनिवेशवादी देश जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है और एक नया राष्ट्र बन जाता है, जैसे कि हमारा इंडिया, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे कि कई सारे एशियन और अफ्रीकन मुल्क जो ब्रिटिश और फ्रेंच पावर के अंडर थे और अब आज़ाद हो गए हैं। इसका जो वर्बल मीनिंग निकलता है वो ये है कि उपनिवेशवाद को ख़त्म कर देना और निर्भर क्षेत्रों में, प्रदेशों या देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना। अब हम समझते हैं कि विनिवेशन होता कैसे है। देखिए, जब कोई राष्ट्र जो है वो औपनिवेशिक पावर के अंडर होता है तो चरम परिस्थितियों में वो अपने आप को आज़ाद करने के लिए युद्ध या वाद से क्रांति की रणनीति का सहारा लेता है। इसमें पहले क्या होता है कि जो औपनिवेशिक शक्ति के साथ जो उपनिवेशवादी नेता होते हैं उनमें आपस में पहले डिस्कशन होता है, लेकिन फिर वो डिस्कशन में गड़बड़ियाँ होती हैं और जिसको जो है पुलिस और सेना बल से, पावर से कुचलने का प्रयास करते हैं। अब उसके रिटेलिएशन में क्या होता है कि हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं, और फिर आगे जाके सौदेबाजी होती है, वार्तालाप होता है, और फिर जो फ्रीडम के पक्ष में जो नेता होते हैं वो अपनी क्रियाएं कभी कभी उनकी अहिंसक भी होती है, कभी कभी हिंसक भी होती है। जैसे कि भारत में हमने देखा कि महात्मा गांधी, उनका जो कोशिश थी भारत को आज़ाद कराने के लिए वो अहिंसा की थी, है ना। लेकिन उसी में हमने देखा कि कुछ और भी जो हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जो कोशिश थी वो हिंसा के आधार पर थी। तो ये डिपेंड करता है, और ये भी हो सकता है कि कब्ज़ा करने वाली जो शक्तियाँ हैं वो सक्रिय दमन को कुचलने के लिए हिंसा का प्रयोग करती हैं, और वो अल्पसंख्यक समुदायों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली स्थानीय शक्तियों का राजनीतिक विरोध करती हैं, जो ये समझती हैं कि स्वतंत्रता से उनके जो हित हैं उनकी रक्षा नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि फ्रांसीसी इंडोनेशिया में, मतलब इंडोनेशिया में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था, ब्रिटिश का नहीं था। मतलब वहाँ पे जो कॉलोनीज़ थी, जो कॉलोनाइजेशन था वो फ्रेंच था। तो फ्रांसीसी इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ, वहाँ पे वॉर हुआ फ्रीडम के लिए, जबकि फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो फ्रेंच के कब्ज़े में था, में डीकॉलोनाइजेशन का विद्रोह और सौदेबाजी के मिश्रण से हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि कहीं कहीं पे जो विनिवेशन हुआ
डीकोलोनाइजेशन हुआ वो कहीं कहीं वॉर के थ्रू हुआ, कहीं कहीं विद्रोह से हुआ, कहीं कहीं हिंसा के आधार पर हो गया, कहीं कहीं अहिंसक पद्धतियों के आधार पर हो गया। तो मतलब ऑल टुगेदर अल्टीमेटली कहना है कि विनिवेशन की जो प्रक्रिया है वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि औपनिवेशिक नियंत्रण से वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाता और एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित नहीं हो जाता। तो विनिवेशन की प्रक्रिया आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत जैसे पहले ब्रिटिश रूल के अंदर था, फिर अंग्रेज़ों की नीतियों के विरोध में विद्रोह हुआ और बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था कि हमें ये विदेशी सरकार नहीं चाहिए, हमको हमारे खुद की लोकतांत्रिक सरकार बनानी है। तो उस पर विद्रोह हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो अंग्रेज़ों को मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भारतीयों से मदद ली और फिर ये इस तरह का भी करार हुआ कि अगर वॉर में जो है वो जीत जाएंगे और इंडियंस उनकी मदद कर देंगे तो फिर वो देश छोड़ के चले जाएंगे। तो कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया किसी किसी देश में युद्ध के आधार पर डीकोलोनाइजेशन हुआ, कहीं कहीं पे समझौते के आधार पर हुआ, कहीं कहीं पे समझौता भी करा गया और कहीं कहीं पे सौदेबाजी भी हुई। तो अल्टीमेटली जब औपनिवेशिक देश जो हैं वो औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो जाते हैं तो वो विनिवेशन या डीकोलोनाइजेशन है। अब विनिवेशन के बाद ये उम्मीद की जाने लगी कि तृतीय विश्व के देशों में, देखिए अभी तृतीय विश्व की कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको नहीं क्लियर है तो मेरे पिछले वीडियो में तृतीय विश्व पे जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जाके आप एक बार ज़रूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पोस्ट कर देती हूँ ताकि आप उसे देख सकें, तो देख लीजिएगा। तो तृतीय विश्व के देशों में समाजशास्त्र पश्चिमी विचारधारा की बपौती से मुक्त हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन इन देशों में पश्चिमी बपौती से बाहर निकलने के जो प्रयास थे वो आधे अधूरे ही सफल हो पाए। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें समाजशास्त्र न तो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नीति निर्माण करने वाला मार्गदर्शन कर पाया और ना ही उतनी तेज़ी से वो विकसित हो पाए जितनी तेज़ी से उसको होना चाहिए था। तो क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता थी, मानव विकास के सूचकांक जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, आवास, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय की अगर दृष्टि से देखें तो जनता का पिछड़ापन, आय का असमान वितरण, बहुत सारे समूहों का किसी न किसी आधार पर पिछड़ापन और राष्ट्र निर्माण का अभाव जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे तृतीय विश्व के देश जो हैं वो ग्रसित हैं और समाजशास्त्री इन समस्याओं के समाधान ढूंढने और नीति निर्माण को दिशा निर्देश देने में असफल रहे हैं। अब इसको समराइज करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि विनिवेशन के बाद तृतीय विश्व के विकासशील देशों के समाजशास्त्रियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस विषय का विकास यूरोप की समसामयिक परिस्थितियों की देन है। अगर वो अपने देशों, समाजों और लोगों की समस्याओं का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है कि ये विषय अनुपयोगी रहेगा। इन देशों में इतनी अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विविधता है कि इसे समझे बिना इन समाजों का विकास संभव नहीं है। पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा है जिसमें अमेरिकनाइजेशन और सोशियोलॉजी की बात करी जा रही है और हमने यूरोप से प्रभावित पद्धतियों पर समाजशास्त्र के भारत में अध्ययन की बात करी थी। तो उसमें ये हम लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं, समाजशास्त्री बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं, इस बात पे बल दे रहे हैं कि विदेशी अध्ययन पद्धति के आधार पर हम अपने देश की समस्याओं का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से निरर्थक है, क्योंकि दूसरे देशों की संस्कृति, समाज, आर्थिक दशा हमारे देश से बिल्कुल अलग है। तो हम उनकी परिस्थितियों के आधार पर अपने देश की परिस्थितियों को कैसे आंक सकते हैं और समस्याओं का समाधान कैसे खोज सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि विनिवेशन के दौर पे हम अपने देश को अपने देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविधता के आधार पर समझें और तब हम समस्याओं का समाधान खोजें तो हम सही मायने में विनिवेशन की प्रक्रिया में अग्रसर होंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा और आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह से थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात, अगर आप कोई टॉपिक सोशियोलॉजी का समझना चाहते हैं मेरे अंदाज में तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।